बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखे। आज हम केमिस्ट्री का जो 9th का लेवल है उसमें हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आपको पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमने ये बात की थी कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम मैटर की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, उनके दरमियान होने वाले रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो अब केमिस्ट्री की ब्रांचेस पे बात करेंगे। ब्रांचेस की ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले हम इस पे बात अगर करें तो हम अपने इर्द गिर्द देखें, जो भी हम अपनी आंख खोलें तो जो भी मैटर हमें इर्द गिर्द नज़र आता है, मोस्टली आप ये कह लें कि वो केमिस्ट्री की बदौलत है। हमारी क्लॉथिंग से लेके हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर, हमारी मेडिसिन के अंदर, हमारी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई ग्लास इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह हैं, तो जितने भी जब हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारी ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ में जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर केमिस्ट्री का कितना ज़्यादा रोल है। हर फील्ड में तकरीबन जो है ये किसी न किसी तरह से ये यूज़ हो रही। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम केमिस्ट्री से लिंक्ड हैं। तो अब हुआ ये कि केमिस्ट्री के अंदर इतना डिटेल नॉलेज पड़ा हुआ है कि आप उसको बहुत ज़्यादा, जब आप 18 ईयर एजुकेशन में जाते हैं, मतलब एमफिल होता है, एमएससी के बाद वो एक स्पेशलाइजेशन होती है और उसमें आप किसी एक ब्रांच में काम कर रहे होते हैं। आप पीएचडी में जाते हैं, उस ब्रांच के अंदर भी आप स्पेसिफिक हो जाते हैं कि आपने किसी एक टॉपिक पे बात करनी है। मतलब ये हुआ कि इतना ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर डेटा इकट्ठा हो चुका है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम सारे को एज ए होल अगर पढ़ना चाहें तो शायद हमारी ज़िंदगी कम रह जाए। इसलिए हमने उसकी डिवीज़न कर दी। हमने केमिस्ट्री का जितना नॉलेज था उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करें और उसी के अंदर आप आगे मज़ीद पढ़ते जाएं। ठीक है, हमारे लिए उसको समझना और उसको अंडरस्टैंड करना, उसको पढ़ना आसान हो जाता है। जस्ट ये जो ब्रांचेस है या किसी भी चीज़ की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं या हम उसकी वो ग्रुप बंदी करते हैं तो हम एक डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं बेसिकली, ताकि हमारे लिए उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें भी क्या किया गया कि केमिस्ट्री में जितना डाटा इकट्ठा हुआ, जितनी नॉलेज, जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई, उन सब को की डिविजन्स बना दी गई कि इन डिविजन्स में, इन ग्रुप्स में या इन ब्रांचेस में हम ये चीज़ स्टडी करते हैं। हमारा इस लेवल पे 9th की केमिस्ट्री में जस्ट थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन ही है, हम उन ब्रांचेस का डिटेल नहीं है, उसी तरह से हम थोड़ा सा इसको कोशिश करेंगे कि लेके चलें। सबसे पहले तो अभी हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री क्या है, साइंस की ब्रांच है। साइंस की और भी ब्रांचेस हैं, जैसे आप पढ़ चुके हैं कि फिजिक्स है, मैथ है, बायोलॉजी है। तो ये केमिस्ट्री जो है वो एक साइंस की ब्रांच है, एक मेन स्टेम से मैंने शो की। अब केमिस्ट्री की ब्रांच में जो हमारी बुक में सबसे पहले मेंशन की गई है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। आप इजीली ये समझ सकते हैं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो जाहिर से रिलेटेड है, उसकी बनावट से रिलेटेड है। जैसे कोई चीज़ हमें नज़र आ रही होती है तो हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस देख रहे होते हैं
यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। अब बात माइंड में रखनी है ब्रांच केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर को। इट्स मीन इसके अंदर मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना किस लिहाज से, एक रिलेशनशिप स्टडी करते हैं हम। वो रिलेशनशिप क्या है, किसके दरमियान में है, बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान और कंपोजिशन के दरमियान क्या रिलेशन है। मसलन आप देखें, ये एक व्हाइट बोर्ड बना हुआ है, ये इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ये थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी शो कर रहा है, इसके अंदर कुछ इलास्टिसिटी है, इसके ऊपर लिखा रेज किया जा रहा है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब ये प्रॉपर्टीज ऐसी क्यों है कि इसके अंदर किस किस्म का मटेरियल यूज हुआ जिससे ये बना है। इट्स मीन हम ये चीज फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे। या आप ये कह लें कि जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनमें क्या डिफरेंस है। कोई भी वो जो इसको आप ऐसे कह लें, सॉलिड है तो हार्ड होता है, उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। लिक्विड है तो उसकी शेप नहीं होती कोई, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। आप इसको जिस बर्तन में रखें वो उस जैसा हो जाता है। जैसे हम फ्रीजर के अंदर बर्फ जो है वो जिस तरह के बर्तन में पानी डाल के रखते हैं वो उसी शेप के जो है वो हमें बर्फ मिल जाती है। तो इट्स मीन लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं है, वो शेप अपना लेता है जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में उसको रखा जाए। सॉलिड की एक पर्टिकुलर शेप है। अब जाहिर है सॉलिड और लिक्विड में कुछ उसकी कंपोजिशन में डिफरेंस होगा, कुछ उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से ये तीनों फिजिकल स्टेट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसी तरह गैस है, गैस की अपना ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ना कोई फिक्स उसकी शेप होती है। उसको कंप्रेस भी किया जा सकता है, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है, उसकी शेप ऐसी है। आप बैलून में फिल करते हैं तो वो बैलून की शेप है, आप टायर के अंदर फिल करते हैं वो टायर की शेप में आ जाती है। तो इट्स मीन हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। अब जनरली ये बड़े सिंपल सा एक बात की गई कि कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज में। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं जैसे कोई ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा उनको हीट करें तो वो मेल्ट हो जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है मेल्ट करने के लिए। तो ये सारा जो है वो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसकी आता है। इसके साथ साथ हम आगे जाकर पढ़ते हैं एटम है। एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम की एक स्ट्रक्चर है, उसमें वो कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किस शेप का है, ऑर्बिटल है वो कैसे अरेंज हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो इस तरह मॉलिक्यूल की शेप, एक सॉलिड की शेप, एक लिक्विड की, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, वो सारा कुछ हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है जी वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेल नोन है, बाकायदा से नेक्स्ट जब आप क्लास में जाएंगे 10th के अंदर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकायदा से चैप्टर हैं। मेन आप ये समझ लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनमें दो स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। इनके बने कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड मीन उन्हें बॉन्ड होता है एक पर्टिकुलर, कोवेलेंट बॉन्ड उसको बोलते हैं। और ये एक खास तरीके से चेन की शक्ल में जुड़े हुए होते हैं। उनका एक पूरी एक क्लास हम इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें हमारे फॉसिल फ्यूल स्पेशली पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट जितने हमारे फ्यूल है, ये ग्रीस वगैरह जो है, ठीक है, या मोबाइल ऑयल वगैरह है, ये सारे के सारे जो हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको स्टडी करते हैं। अब दूसरी चीज जो है वो इनके डेरिवेटिव्स हैं। आप देखें प्लास्टिक्स बनाए जा रहे हैं, पॉलीमर्स बनाए जा रहे हैं,
मुख्तलिफ आप देखते हैं आजकल नाइलॉन जो है वो फाइबर है या मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो वो सारा हमें उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी डिटेल, जो कुछ भी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमें पता चलता है। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होगा? जो इन्हीं से अखज किए जाते हैं। मसलन एक आपके पास मटेरियल होता है, उसके अंदर आप कुछ चेंज करते हैं और उससे नई चीज बना लेते हैं। मसलन लकड़ी है, आप उसके साथ कुछ जो है उसकी अरेंजमेंट चेंज करें, उसके अंदर कुछ उसको पर्टिकुलर शेप में लेके आते हैं, वो डोर बन जाता है। उसकी लकड़ी की ही होती है, आप उसकी अरेंजमेंट चेंज करते हैं, वो टेबल बन गया है, चेयर बन गई है। तो इट्स मीन वो रॉ मटेरियल जो है वो लकड़ी ही है, बाकी जो चीज़ें हैं वो उसकी डेरिवेटिव्स कह सकते हैं आप। उसके अंदर कुछ चीज़ें आपने नई लगा दी, कुछ आपने साइड से उसको काटा, सीधा किया, ये सारे काम करने के बाद आप जो है वो उसको एक नई फॉर्म में लेके आते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज अलग है, जिसका यूज अलग है। तो इसी तरह से हाइड्रोकार्बन के अंदर भी उनके डेरिवेटिव बनाए जाते हैं। मसलन किसी एक जगह पे हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह कोई दूसरा एटम लगा दिया जाए, तो वो इसी से डिराइव हुआ होगा। जो नई चीज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज और पहले वाले की प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। तो इस तरह से ये डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स का जो है वो स्टडी करते हैं, उनके ऊपर सारी वर्किंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज है बिल्कुल इसकी उलट कह लें, वो है जी इनऑर्गेनिक। अब उलट से क्या मुराद है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उलट का मतलब यह है कि जैसे ये किस किस के कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब 118 एलिमेंट्स में से अगर कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट इनके कंपाउंड निकाल दिए जाएं, और वो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वाले, ठीक है, उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम की स्टडी, उन तमाम पे वर्किंग, उन तमाम को जो है वो डीलिंग करना, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जो कुछ भी है, जो भी मैटर है, उस तमाम को स्टडी करना, उसके एलिमेंट के लेवल पे, उसकी कंपोजिशन के लेवल पे, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। मसलन सिलिकॉन कैसे होते हैं, इस जो है वो फ्लोरीन गैसेस कैसी है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनऑर्गेनिक में हम पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे ग्लास है, सीमेंट है, ये जो चीज़ें हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, उसमें हम इनको स्टडी करते हैं। अब इनऑर्गेनिक के बाद अब हम आते हैं जी बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि नाम से जाहिर है, बायो मीन लाइफ, लाइफ रिलेटेड कुछ ना कुछ इसके अंदर मौजूद है। अब लाइफ रिलेटेड मीन, लाइफ रिलेटेड एक तो हम सिंपल बात करते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई होती है। इसके अलावा सबसे मेन चीज़, बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने काम होते हैं, वो दो चीज़ें कर रही होती हैं, या तो वो एंजाइम्स कर रहे होते हैं या वो हार्मोन्स के जरिए हो रहा होता है। अब एंजाइम्स और हार्मोन्स किस तरह से वो बॉडी के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ये एक प्रॉपर तरीका कार होता है, प्रॉपर रिएक्शंस होते हैं। जैसे हमने ग्लूकोज खाया है, फूड हमने ली है, वो इस फॉर्म में भी है, इस फॉर्म में भी है, इस फॉर्म में भी है, लेकिन बॉडी में जाके उससे हम मुख्तलिफ तरह के जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, बॉडी जो है उसको अपने यूज़ के काबिल बना रही है।
पहले उसको डाइजेस्ट किया जाता है, फिर उससे नई चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट के वाली हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये रिएक्शंस के थ्रू होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं वो उनकी क्या कंडीशन है, क्या ऑप्टिमम लेवल होते हैं, मतलब उनका कोई एसिडिक माहौल चाहिए, उनको कोई बेसिक माहौल चाहिए, क्या टेम्परेचर चाहिए। अक्सर आप देखते हैं जी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, उससे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं जी बुखार हो गया। अब बुखार होने की वजह क्योंकि वो क्या है, वो एंजाइम्स जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर उससे ज़्यादा होता है टेम्परेचर तो उनकी वर्किंग डिस्टर्ब होती है, तो उसकी वर्किंग टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उनकी वर्किंग पीएच डिपेंडेंट है। ये हमें किसने बताया? बायोकेमिस्ट्री। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक टर्म मैं यूज करता हूं, मेटाबॉलिज्म। आप बायो वाले जो हैं वो इसको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। मेटाबॉलिज्म कि बॉडी के अंदर होने वाले तमाम तर रिएक्शंस, तमाम तर प्रोसेस जिसमें केमिकल्स को, फूड को, मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है और उससे फिर नया मटेरियल बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में इतनी इतनी लेंथ की हड्डियां मौजूद हैं, रिब्स है, ये रान में इतनी बड़ी हड्डी मौजूद होती है, लेकिन हमने कभी हड्डियां खाई नहीं है, हमारी फूड में हड्डियां नहीं है, लेकिन जो मटेरियल हम खाते हैं हमारी बॉडी उसमें से चीज़ों को निकाल के उससे हड्डियां बनाने की सलाहियत रखती है। तो वो कौन से रिएक्शंस होंगे जिनके जरिए ये काम होगा वो बायोकेमिस्ट्री में पता चलता है। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं, मेडिसिन कैसे वर्क करती हैं, एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर जो है वो कैसे वर्क करती हैं, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर पानी कितना है, प्लाज्मा कितना है। या आप जाते हैं जब लैब में टेस्ट करवाने तो वो पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री होते हैं, इसी से रिलेटेड होते हैं कि वो आपकी बॉडी से लिया हुआ सैंपल उसकी कंपोजिशन को स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये सारा काम जो है वो बायोकेमिस्ट्री में होता है। उसके बाद है जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बड़ा, जैसे ये नाम से जाहिर है, ये खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है, इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब इंडस्ट्री से रिलेटेड मतलब अब हमारे इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रीज हैं जिनसे हम मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट जो है वो लेते हैं, जैसे आप देखें ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज होना है, उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होगी। हमने डिटर्जेंट बनाने हैं, हमने सोप बनाने हैं, हमने मुख्तलिफ वाशिंग सोडा जो है वो बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी इंडस्ट्री हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हम वो केमिकल्स ही होते हैं जो उसमें यूज हो रहे होते हैं या उसमें केमिकल्स बनाए जा रहे होते हैं। तो एक्चुअली केमिस्ट्री की इस ब्रांच में केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से वो केमिकल जो खुद कहीं ना कहीं यूज होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उससे बाकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। तो उन सब की प्रोडक्शन, उन पे कंडीशन क्या होगी, किस किस्म के रिएक्शंस होते हैं, वो क्या इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होगी जिसके अंदर वो सारा काम हम कर रहे होते हैं। तो ये हमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से पता चलता है। जैसे हम फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे कि हम अमोनिया बनाते हैं जिसको हमने आगे यूरिया बनाना होता है, तो अमोनिया बनाने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए, हमें नाइट्रोजन चाहिए, हमें हाइड्रोजन चाहिए, वो रिएक्शन किस किस्म का होता है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका प्रेशर क्या होगा। हम अगर उसको इंडस्ट्री के लेवल पे एक बड़ा सा प्लांट लगाते हैं तो उसमें हमें किस तरह से वो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, वो हमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बदौलत जो है वो पता चल रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली हमारा इससे लिंक अभी ज़्यादा हुआ है रिसेंटली,
पहले ये ज्यादातर जो है एनर्जी सोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल होता था। मेन इसकी वजह जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस, अगर बाकी आमतौर पे जब रिएक्शंस की हम बात करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आमतौर पे एक एटम एक चीज के अंदर मौजूद है, वो एक खास वे में जुड़ा हुआ है, वहां से वो टूटता है, किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ जाता है, और जब वो दूसरे के साथ जुड़ता है तो नई चीज बन जाती है। मतलब ये केमिकल रिएक्शन है कि एटम की नेचर कभी चेंज नहीं होती, कार्बन ही है। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो मीथेन बन गया सपोज, अगर वही कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जिसमें कार्बन की नेचर चेंज नहीं हुई। आमतौर पे इस तरह की जो चेंजेस हैं जिनको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। लेकिन ये जो टर्म है न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये ऐसे होते हैं कि जब कार्बन के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा तो कार्बन फिर कार्बन नहीं रहेगा, वो किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि एलिमेंट की नेचर बदल जाती है। आमतौर पे न्यूक्लियर रिएक्शन में यूरेनियम यूज किया जाता है, जो हमारे प्लांट वगैरह हैं, एनर्जी रिजर्वायर, एनर्जी प्रोडक्शन के हवाले से आपने ये सुना होगा पावर प्लांट, ठीक है, और उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं। न्यूक्लियर खास किस्म के वो रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फिशन, जिसमें एक एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है और उससे कोई दूसरा न्यूक्लियस बनता है, और वो जो दूसरा न्यूक्लियस बनेगा वो जाहिर है कोई दूसरा एटम होगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि रेडिएशंस निकलती हैं, इसीलिए ये टर्म, इनके लिए एक मखसूस टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव होते हैं जिनसे रेडिएशंस एमिट होती रहती हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अगर आपको याद होगा, हमने हम नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, जो आमतौर पे जो एलिमेंट मौजूद हैं, नेचुरली 40 रेडियो एक्टिव मौजूद हैं, जिनसे शुआएं निकलती रहती हैं और वो एक फॉर्म से, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज होते हैं। वो शुआएं भी एक खास किस्म की होती हैं, अगर अल्फा है, बीटा है, गैमा है, ठीक है, ये रेडिएशन जो हैं वो निकलती हैं, जिसके टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, वो बॉडी पे पड़े तो उसको डैमेज करती है। अब ये रेडिएशंस कैसे डैमेज करती हैं, कैसे निकलती हैं, कौन कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, और क्या हम इसको अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे आजकल हम कर रहे हैं कि हम उससे जो है वो एनर्जी हासिल कर रहे हैं, और इस एनर्जी से बिजली पैदा की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है। इसके साथ साथ मौजूदा दौर में इसकी मदद से एक टेक्निक्स है ट्रीटमेंट की, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, रेडिएशन से इलाज किया जा रहा है। अब वो रेडिएशन से जो ट्रीटमेंट है या जो इलाज है, उसमें आमतौर पर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज करते हैं। इसके अलावा डायग्नाइज करने के लिए बॉडी के अंदर कुछ जो है वो डिसीजेज हैं, उनको डायग्नाइज करने के लिए भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो यूज कर लेते होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, ये कुछ लोगों की गर्दन जो है, खास तौर पे फीमेल, उनकी गर्दन ऐसे बड़ी हो जाती है, गॉइटर की डिसीज है, गिल्लेट बीमारी भी उसको बोलते हैं। तो उस गॉइटर को डायग्नाइज करने के लिए हम आमतौर पे जो है वो आयोडीन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है, उसको यूज़ करते हैं। लेकिन उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा हमारे लेवल में नहीं है। जस्ट आपको बताना ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करना और इसको ह्यूमन लाइफ के बेनिफिशियल बनाने के लिए इस पर काम करना, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, जिसमें जो कि एक केमिस्ट्री की ब्रांच ही है। इसके बाद हम जो है वो बात करेंगे, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जी, नाम ही जाहिर है आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे जाएगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एनवायरमेंट को स्टडी किया जाता है। अब अगर हम अपने एनवायरमेंट को देखें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें लिविंग भी हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद है, जो कि आपस में लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन है, डिपेंडेंट है।
लिविंग जो है वो लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी डिपेंडेंट है। तो ये एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बन रहा है। अब इस एनवायरनमेंट की कंपोजिशन क्या है केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री में लिविंग वाली बात एक अलग रह गई। हमने हर एक चीज को केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारी एयर है तो एयर के अंदर क्या चीज है। आज हमें पता है जी एयर में नाइट्रोजन गैस 78% है। ये हमें कैसे पता चला? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बदौलत हमने उसको एनालाइज किया मुख्तलिफ वे में। अब ये कैसे, इनकी जो एक और टर्म हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जी आगे जो है वो प्लूटेंट्स। कौन सी चीजें प्लूटेंट्स हैं जो हार्मफुल हैं वो एक लिविंग थिंग्स के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो प्लूटेंट क्या है, कितनी क्वांटिटी में प्लूटेंट है, एक एनवायरनमेंट प्रॉपर एनवायरनमेंट सूटेबल एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी क्या कंपोजिशन है, प्रेशर क्या है, मेट्रोलॉजिकल चेंजेस क्या है, गैस जो है उसका कितने डिस्टेंस पर कितना प्रेशर है, हाइट के साथ प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, बारिश कैसे होती है। केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सारी चीजें जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमें पता है हम हाइट की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कैसे कम हो रहा है, कितनी वेरिएशन के साथ हो रहा है, कितने डिस्टेंस के साथ कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर में क्या चेंज आ रही है, गैसेस का कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जैसे आजकल हम कह रहे हैं कि जो ये टेम्परेचर जो है वो आए दिन एनुअली इंक्रीज हो रहा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है। तो किस तरह से ये रोल है, क्यों, क्या वजह है, हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन रहता है, क्यों मेंटेन रहता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इसको स्टडी करते हैं। एंड लास्ट वन जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये समझ लें कि ये इसके बगैर केमिस्ट्री कुछ नहीं, ये सब टेक्निक्स से रिलेटेड समझ लें, ये सब ब्रांचेस से रिलेटेड समझ लें। कैसे? आप केमिस्ट्री को एक और भी नाम हम देते हैं, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो एक्सपेरिमेंटल साइंस मीन हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बात करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये भी एक तजर्बात है, एक्सपेरिमेंट है, एनालिसिस है। एनालाइज करना, एनालिसिस वर्ड से ये निकला है जिसका मतलब होता है तज्जिया करना। मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैंने बात की थी कि आपने ब्लड टेस्ट करवाना है तो आप चले जाते हैं जी लैब वाले के पास, उसको ब्लड का सैंपल लेते हैं। अब वो उसमें से कौन कौन सी चीज उसने चेक करनी है, उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज होंगी, वो हमें इसकी बदौलत पता चलता है। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होगी, कौन सी चीज हम चेक करना चाहते हैं, उस पर वो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें बताएगी। सपोज हम दूध है उसकी क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो दूध के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखनी है, उसके अंदर हमने पानी देखना है, उसके अंदर हमने फैट देखना है, उसके अंदर जो है शुगर्स जो मौजूद हैं उनको देखना है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री से पता चलेंगी। उसके लिए हम कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, हमारी गैस जो है उसको हम चेक करना चाहते हैं, एयर को चेक करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा तरीकाकार अपनाएंगे। एक पहाड़ है जी, हम कहते हैं जी इसमें इतने % जो है वो आयरन है, तो वो कैसे हमें पता चला, वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री से मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं इसको स्टडी कर लेते हैं। मेन एनालाइज करना होता है इसमें, और एनालाइज करने के लिए 2 काम होते हैं। पहला एनालिसिस जो होता है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं। अब क्वालिटी से मुराद क्या होगा, क्वालिटी से आप बड़ा सिंपल वे में आप ये कह लें कि प्योरिटी, कितनी कोई चीज प्योर है। अब जितनी ज्यादा प्योर होगी उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, हम कहेंगे जी वो एक ही है। अगर एक से ज्यादा चीजें आएंगी
तो उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब होती जाएगी। ये अलग बात है कि उसको हमने यूज कहाँ करना है। मसलन प्योर वाटर हमारे पानी के इतना वो पीने में हम उसको लाइक नहीं करेंगे, हम मिनरल वाटर को करते हैं। अब मिनरल वाटर पानी के लिहाज से देखा जाए तो वो इम्प्योर है, बिकॉज इसके अंदर मिनरल्स आ गए, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड वगैरह उसके अंदर मौजूद है। तो कौन कौन सी चीजें उस सैंपल के अंदर मौजूद हैं जो हमें चेक करने के लिए दिया गया, उसको स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ऐसा एनालिसिस जिसमें किसी सैंपल के कंपोनेंट्स को स्टडी किया जा रहा हो, उसके अंदर कौन सी चीजें मौजूद है। मसलन मेरे ये हाथ में मार्कर हैं, तो मैं ये देख लूं कि कौन कौन से मार्कर हैं, तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। मसलन रेड है और ब्लैक है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसके अंदर जो मैंने हाथ में चीजें पकड़ी हुई। लेकिन दूसरा जो एनालिसिस है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वांटिटी चेक करना। मसलन इसी सैंपल को देखें तो क्वालिटी से तो यह पता चलेगा कि इसमें 2 कलर है, एक रेड है और एक जो है वो ब्लैक है, ठीक है, 2 कलर है। अब वो कितने कितने हैं तो ये हमें पता चलता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस से कि रेड मार्कर जो है वो 1 है और ब्लैक जो है वो 2 है। तो इस मेन किसी भी सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट मौजूद होते हैं उनकी क्वांटिटी का भी पता लगाया जाए तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। मसलन दूध के अंदर पानी है तो कितना है, शुगर्स हैं तो कितने हैं, उसके अंदर फैट है तो कितना है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई ब्लड है उसके अंदर HB है, आपको HB है या नहीं है कितने, वो पता चलता है क्वालिटेटिव एनालिसिस से। और कितनी है